नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब से 20 घंटों के बाद क्या होने जा रहा है ये सवाल, और जाहिर तौर पर बड़ा सवाल है। 20 घंटों वाला जो सवाल है वो बड़ा सवाल है। 20 घंटों बाद कुढ़नी को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी या साफ होने लगेगी। 20 घंटों के बाद कुढ़नी के नतीजे सामने आने लगेंगे और जाहिर तौर पर रुझानों के कुछ वक्त बाद ही तस्वीर साफ होने लगेगी। तो 20 घंटों के बाद बिहार में अति महत्वपूर्ण माने जाने वाले कुढ़नी विधानसभा सीट के नतीजे आने वाले हैं, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और अति महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सरकार पर कोई असर न पड़े, पड़े न पड़े, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है जाहिर तौर पर, लेकिन बिहार की राजनीति पर बहुत असर पड़ना है और विभिन्न राजनीतिक खेमों के मिशन 2024 पर भी इसका असर पड़ना है। तो एक बार फिर हम अपने राजनीतिक मेहमानों के साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रविकांत भी हैं, बहुत वक्त बिताया है उन्होंने कुढ़नी में और झकास भारत नाम का अपना एक चैनल चलाते हैं, मेहनती हैं और कुढ़नी में लंबे वक्त तक रहे हैं, लंबे वक्त तक मोकामा गोपालगंज में भी रहे थे। तो रविकांत हैं, मयंक मौली साहब हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं, राजेश तिवारी हैं, जेडीयू से हैं, अमित सिंह साहब आरसीपी खेमे के नेता हैं, आरसीपी सिंह के करीबी नेता हैं। और अमित सिंह साहब से चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है, अमित सिंह साहब से बातचीत इसलिए भी होती है क्योंकि एक दावा इन्होंने कर दिया है कि भाई खेल पर्दे के पीछे रहकर इन्होंने भी किया है, आरसीपी सिंह ने भी किया है। तो रविकांत, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। 20 घंटों के बाद बिहार की राजनीति में क्या होने जा रहा है? 20 घंटों के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलने वाला है? कुढ़नी में आपने लंबा वक्त बिताया है, लंबे वक्त तक आप कुढ़नी में रहे हैं। बिल्कुल 20 घंटे बाद तो परिणाम लगभग लगभग मतलब शुरू हो जाएगी और जी। उसके कल इस वक्त तक हम लोग देखेंगे कि वो परिणाम आ चुकी है जिस पर लोगों का असमंजस है। देश का भी जी। देश की अगर बात करें तो गुजरात में भी वहां पर चुनाव हो रही है, तो वो उसका एक अलग सिनेरियो है। मगर जो बिहार का जो बात है महागठबंधन वर्सेज एनडीए का, और बीच में जो एक वीआईपी ने अपना प्रयास किया है, कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन के इशारे पे उतरे इसके उसके, तो वो तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। मगर जी। फिलहाल जो बातें हैं कि जो पहले चल रहा था कि महागठबंधन की वहां पर कभी मजबूत लग रही थी, मगर जो 3 तारीख का जो एक जनसभा और रैली वहां पर हुआ, तो जी। एक विधानसभा में उतने लोगों का भीड़ होना, और वो भीड़ मतलब कि वो लोग कहाँ से आए थे, इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो मुजफ्फरपुर के थे, पटना के थे, अलग अलग पार्टी से थे, बीजेपी के थे, एलजेपी आर के थे। तो जो सवाल उठ रही थी, तो अगर वो वोट में अगर वो भीड़ अगर कन्वर्ट हो गई वहां की, अगर लोकल लोग हैं वहां के, तो फिर चुनाव परिणाम का उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मगर अगर वह लोग आए हुए नहीं है तो फिर टेंशन ये किसको बातें नहीं लेना तय। है? टेंशन किसको नहीं टेंशन लेना है ये बताइए। टेंशन तो मतलब दोनों तरफ को लेना है, मगर जो बिहार में जो तमाम जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है कहीं पर भी, वहां पे महागठबंधन थोड़ा सा प्लस पॉइंट पे रहेगी। और एक दो सीट का अगर बात करें तो हो सकता है कि एनडीए निकल जाए, मगर महागठबंधन के चांसेस सभी सीटों पर ज्यादा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अकेले अपने दम पर 110 सीटें क्रॉस कर गए थे। अब उसमें एक हो जाएगा कि चिराग पासवान की एक अलग भूमिका थी, तो वहां पर एक वो हो जाएगा कि कुछ वोट एनडीए के उधर चले गए थे। मगर जो महत्वपूर्ण बात है कि महागठबंधन मजबूत है, और बाकी वहां पर काफी नजदीकी अंतर होती है चुनाव ज्यादातर का पिछला वर्ष। ज्यादातर ज्यादातर लोगों से आपकी बात हुई रविकांत, और मैंने पहले ही बताया कि आप कुर्नी में रहे हैं लंबे वक्त तक। अगर आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन का पलड़ा वहां भारी है, तो फिर ये सवाल आपसे लाजिमी हो जाता है कि नाराजगी क्यों भारतीय जनता पार्टी से? जब आप लोगों से बात कर रहे थे, क्या बता रहे थे लोग? नहीं नहीं, देखिए अब हो सकता है एनडीए जीत जाए, मगर नाराजगी इसलिए, नाराजगी का विषय ही नहीं है। सबका वोट वोट बैंक मतलब वोटिंग ऑफ परसेंटेज जो है वो फिक्स है। बीजेपी का वोट बिहार में जो 3 कोण बनता है, जदयू का, आरजेडी का और बीजेपी का, ये तीन जी। में दो जिधर रहेंगे उनका पलड़ा निश्चित तौर पर भारी रहेगा। बाकी इतिहास बीजेपी भी जानती है और जदयू और आरजेडी भी जानती है कि 2015 के विधानसभा में क्या हुए थे। नहीं, पौने आप 200 जब से लोगों ज्यादा से बात सीटें। कर रहे थे, लोग क्या बता रहे थे? लोग तो अब जैसे ज्यादातर वहां लोगों पर ने क्या वोटर तो कहा?
वोटर 2.5 लाख से ज्यादा है, तो हम तो केवल 200-300 लोगों से ही मिल पाएंगे ना। ये महत्वपूर्ण बात है। अब हम जिनसे मिले वो महागठबंधन के कह रहे हैं, तो भाई अब वीआईपी ज्यादातर वाले लोगों के ने पास कहा गए, महागठबंधन, ज्यादातर लोगों ने महागठबंधन कहा का। महागठबंधन के पक्ष में अपनी राय दी। बिल्कुल, एआईएम एक फैक्टर था, मगर एआईएम के वहां पर गोपालगंज से सबक लेते हुए उन लोगों का कहना था कि हम लोग का वोट बर्बाद हो जाता है। तो अगर ये महागठबंधन को वोट जाएगा, जो एआईएम को गोपालगंज में गई थी, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन थोड़ा सा प्लस पॉइंट, बाकी चुनाव परिणाम आखिरी परिणाम है, वो सहज स्वीकार होगा, मगर महागठबंधन थोड़ा सा। ये बात निकल कर सामने आ रही है, ठीक कर रहे हैं, एआईएमआईएम फैक्टर ठीक से काम नहीं कर पाया है वहां। राजेश तिवारी साहब हमारे साथ रविकांत हैं, कुर्नी में लंबे वक्त तक वो रहे हैं, लोगों का मिजाज जाना है, लोगों से बातचीत की है, थोड़ी राहत देने वाली बात, आप लोगों की टेंशन कम करने वाली बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं महागठबंधन का पलड़ा भारी है, और जितने लोगों से बात हुई ज्यादातर लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में अपनी बात रखी है। नहीं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, तब आपकी आवाज हम तक आ पाएगी। जी बताइए, आवाज आ रही है, बताइए। आ रही है आवाज आ रही है, बताइए। जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। आवाज आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बताइए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ ये रही है, सही बताइए। कह रहे हैं कि देखिए, जो भी जमीनी हकीकत है, जो भी जमीनी हकीकत है, सभी लोग, ये सही है, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन का जीत सुनिश्चित है। वहां के लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के विकास के कार्यों पर लोग दिए हैं। जहां तक गोपालगंज की बात है, गोपालगंज में क्या हुआ, स्थिति परिस्थिति ये सब कोई जानता है। 24 घंटा में किसी के माध्यम से वहां बीजेपी का वोट नहीं था, बीजेपी का जो भी एआईएम का जो वोट आया 12,000, वहां एआईएम इसके पहले कोई संगठन ही नहीं था, फिर भी आया। इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजन था और कुछ नहीं है। लेकिन ये चुनाव जो है, उपरी उपचुनाव में, जैसे उन्होंने भी बोला कि उससे सबक लेकर के गोपालगंज विधानसभा का सबक लेकर के, तो ये सही बात है। और सभी जात और सभी वर्ग को महागठबंधन को वोट मिला है, और 8 तारीख को जीत सुनिश्चित है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अमित सिंह साहब, आपने दावा किया कि आरसीपी सिंह ने भी पर्दे के पीछे से खेल किया है। लगता नहीं कि कोई बड़ा खतरनाक खेल कर पाए हैं। जेडीयू कह रही है कि जीत सुनिश्चित है जेडीयू की। नहीं, जीत हमने ये नहीं कहा है जीत आपके पास सुनिश्चित आते है। हैं रविकांत, आपके पास आते हैं, अमित सिंह साहब से बात कर लेते हैं। नहीं, राजेश जी बोल रहे हैं कि मतलब हमने जीत हमने सुनिश्चित नहीं की है, इसलिए वो कंफ्यूजन नहीं करे, बस मेरा इतना ही कहना सर। ठीक है, चलिए अमित सिंह साहब। ऐसा है अभिषेक जी, पहले तो जितने भी पैनल में लोग हैं सबको मेरा नमस्कार जी। और हम ये कहना चाह रहे थे कि रविकांत जी जो अभी एनालिसिस कर रहे थे, तो रविकांत जी ये पुराने दिनों की बात हो गई। 2015 से आप 2022 का कंपैरिजन मत कीजिए, और आने वाले 2025 का भी कंपैरिजन मत कीजिए। उस समय का चेहरा और उस समय का इकबाल जो था माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो अलग था। आज के हमारे वो मुख्यमंत्री जी नहीं हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो, आप जो अभी बात कह रहे थे ना कि भाई महागठबंधन ट्रायंगल है, ये बात सही है कि बिहार में राजनीतिक ट्रायंगल है। सुशील मोदी जी का बहुत पुराना बयान है कि 2 धुरियां जब मिल जाएंगी तो तीसरी से बड़ी हो जाती है। लेकिन अब जो सिनेरियो था, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए कि उस समय के मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे दाव लगाना बहुत आसान था, लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे जो लोग दाव लगाए हैं और जिनके साथ गए हैं, तो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही होती है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का वोट, आप मोकामा में भी रविकांत जी घूमे हैं और गोपालगंज में भी, ठीक है, एआईएम की आप बात कर रहे थे, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल इतना ही बुलंद था, तो फिर मोकामा में मात्र पिछली बार से 900 वोट ज्यादा क्यों आए? पहला प्रश्न है। दूसरा है कि आप जो यह सोच रहे थे, अब उसी दिन और उस दिन से जनता दल यू का इकबाल स्वतः समाप्त माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया, जिस दिन उन्होंने आत्मसमर्पण राजद के सामने कर दिया और साफ तौर पे कह दिए कि भाई
हम तो इनको आगे बढ़ाना है, यानी आदरणीय तेजस्वी जी को आगे बढ़ाने की बात। यानी जनता दल यू नेता विहीन हो चुकी है। जनता दल यू के पास कोई चेहरा नहीं है, किसी के अंदर कोई काबिलियत नहीं है कि वो कुछ कर सकें। तो फिर आखिर इतने लोग क्यों हैं, पार्टी का दफ्तर खोलकर क्यों बैठे हैं? रही बात आरसीपी सिंह जी की, अभिषेक जी, और हमने जो खेल किया है, तो खेल बार बार हम इस बात को दोहराते हैं कि हमने कोई खेल नहीं किया है, असल खेल तो जनता करेगी। और वो तो प्रत्याशी का तकदीर बंद हो चुका है ईवीएम में, लेकिन वहां आपने कहा था पर्दे के पीछे हमने भी खेल किया है। नहीं, पर्दे के पीछे खेल एक वर्ड हम यूज किए थे, मेन स्ट्रीम में न रह के हम पीछे से रह के वहां लोगों को, जो भी रामचंद्र बाबू के समर्थक, जो भी जनता दल यू का कार्यकर्ता भाई एनडीए के लिए काम किया है, मैं आपको क्या बताऊं, अगर नाम गिनवाने लगेंगे ना तो जो अभी जनता दल यू के अंदर बैठे हुए हैं वो भी काम किए हैं एनडीए के लिए। लेकिन इन बातों को ऑन द रिकॉर्ड नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हकीकत में बता रहा हूं। और जो वहां प्रत्याशी हैं, जनता दल यू के जो प्रत्याशी वहां हैं, मनोज कुशवाहा जी, तो उनका पर्सनल व्यक्तित्व के आधार पे कुर्नी विधानसभा में आप एक चीज अगर वहां का एनालिसिस किए होंगे रविकांत जी, आप लोग भी घूमे होंगे, तो वहां पे कुशवाहा और यादव में, जाति विशेष की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे इन दोनों में विपरीत परिस्थिति चलती है। ये दोनों में कुछ भी मतलब संभव नहीं है। और मनोज कुशवाहा जी का जो वहां इम्पैक्ट और इम्प्रेशन है वो एक बाहुबली की है। तो वहां तो लोगों ने स्पष्ट कहा कि भाई हमको AK-47 वाला नहीं चाहिए, हमको कलम वाला चाहिए। आपको जवाब देने के लिए बहुत आतुर हैं मौली साहब, मैं तुरंत आपके पास आता हूं, लेकिन राजेश तिवारी जी जेडीयू से बड़े आतुर हैं अमित सिंह जी को जवाब देने के लिए। राजेश तिवारी साहब, आपकी पार्टी में नेता ही नहीं बचे, कोई नेता नहीं है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं तेजस्वी यादव संभालेंगे, तेजस्वी यादव को आगे कर रहे हैं। जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए। राजेश तिवारी साहब, सवाल आपसे है। बताइए तिवारी साहब, बोलिए। जनता दल यू के अंदर कोई नेता है? बताइए, आप ही से सवाल है राजेश तिवारी जी। तो देखिए राजेश तिवारी जी तक हमारी आवाज बार बार कनेक्शन क्यों कट जाता है, जेडीयू के लोगों के साथ ही दिक्कत ये हो जा रही है, नेटवर्क। नहीं, दिक्कत तो होना लाजमी है ना, दिक्कत तो होना लाजमी है। उनके नेता पार्टी को नेता विहीन बना ही चुके हैं, तो अब बचे कौन? कभी पड़ जाते हैं एलजेपी के ऊपर, कभी कहते हैं चिराग फैक्टर, कभी कहते हैं आरसीपी सिंह। तो पहले तो तस्वीर ही साफ नहीं है। चुनाव हारते हैं तो कभी चिराग फैक्टर, कभी आरसीपी सिंह हो गए बीजेपी के, और सबसे ज्यादा मंत्री रहे ये बीजेपी के साथ, केंद्र से लेकर राज्य तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे रहे। इस बार बीजेपी ने इनका इलाज सही किया है और सारे लोगों का ठीक कर रहा है। मयंक मौली साहब, 20 घंटों के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो तिवारी जी चले गए हैं, बट मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपने 7 निश्चय भाग 3 कार्यक्रम में जदयू प्रवक्ताओं का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो जरूर ठीक करवा दें, क्योंकि ये बार बार जो मैदान छोड़ के भागने की उसको 7 निश्चय में डालना पड़ जाएगा, क्योंकि एक भी तीखा सवाल झेल नहीं पाते हैं जदयू के प्रवक्ता जो भी होते हैं। अब हम लोग मुद्दे पे लौटते हैं, तो रविकांत जी की बात जो अभी उन्होंने की, जिसपे की बातचीत हमारी आगे बढ़ी है, तो रविकांत जी ने खुद शुरू में ही स्पष्ट कर दिया, जिसपे तिवारी साहब बड़ा खुश हो गए। तो उन्होंने शुरू में कहा कि 2.5 लाख वोटर हैं, बट इनका सैंपल साइज 300 का था। तो उस 300 में वो भी हो सकते हैं जो पूरी तरीके से महागठबंधन वाले लोग हों, या हो सकता है वो जो तेजस्वी जी की सभा थी ना, जिसमें 200 से 250 लोग आए थे खाली, क्या पता वो लोग भी हो सकते हैं जो बाहर से लाए गए हों या जो भी हो। तो उस 300 के सैंपल साइज से आप पूरे विधानसभा का कैलकुलेशन नहीं कर सकते एग्जैक्टली। रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई क्या होने वाला है 20 घंटे के बाद। 20 घंटे के बाद 17 साल का जो अहंकार है ना वो टूटने वाला है। जो राष्ट्रीय पटल पे जो उन्होंने अपना मन बना रखा है कि प्रधानमंत्री जी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने का, वो सपना उनका टूटने वाला है 20 घंटे के बाद। और इधर जो गाहे बगाहे जो पिछले विगत एक पखवाड़े से जो तस्वीरें आ रही हैं, जिनमें कि हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को, शायद मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता, बट अमित भाई के ही खेमे से आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी को शायद अल्जाइमर की बीमारी की शिकायत हो गई है। मुख्यमंत्री जी भूल जा रहे हैं कि वो किसका पैर छू रहे हैं। कभी ललन सिंह का पैर छूने लग जाते हैं, कभी उतरते गाड़ी में किसी का छूने लग जा रहे हैं।
मुझे तो भाई कोई संशय नहीं कि कल को शायद तिवारी साहब का भी पैर छू लें, छूना भी चाहिए, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि भाई मुख्यमंत्री जी को पहले उनको यहाँ से ठीक होने की जरूरत है। तो वही मैं कहूंगा कि भाई कल जो है ये जो उनमें जो एक तरीके का जो कहिए कि जो वो था अहम था जो अहंकार था, उसका कल अंत होने जा रहा है। और कल कुर्नी की जनता ने ये सुनिश्चित कर दिया है, उनका मत जो है मत कहिए कि ईवीएम में कैद है। कल सुबह हम लोग इसी समय बैठेंगे और तिवारी साहब हमें मिठाई खिला रहे होंगे। नहीं, राजेश तिवारी साहब नेता नहीं है आपके पास। अमित सिंह जी सवाल उठा रहे हैं, तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल उठा रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव को आगे कर रहे हैं आप लोग, आपके पास नेता नहीं है, बाकी लोग क्यों हैं अगर तेजस्वी यादव को ही आगे करना है तो? देखिए अभिषेक जी, आवाज उठाना कहा जा रहा खेल, अरे खेलने खिलाड़ी के लिए खेल तो होना चाहिए जिसको, और नेता के बात कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव को नेता, तेजस्वी यादव ने तो नेता अपना साबित कर दिया है, नीतीश कुमार को तो साबित कर रहे हैं, लेकिन जो आज तक इतना बार राज्यसभा सांसद रह गए, अध्यक्ष हो गए, वो आज तक उनको कोई नेता नहीं मानता है। तो अब उनको नेता नहीं मानता तो दूसरे को कैसे कहेंगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मान चुके ना, ललन सिंह जी ने मान लिया है ना। नहीं, हम बीच में नहीं बोले हैं, हम बीच में नहीं बोले हैं, बीच में नहीं बोले हैं, कोई बोल लेने दीजिए, किसी के भी बीच में नहीं बोले, हम चुपचाप सुने। नहीं, ठीक है राजेश तिवारी साहब, बोलिए आप। किसी के बीच में नहीं बोले हुए हैं। और ठीक है, आप बोलिए। और रह गई बात, और ये बोल रहे हैं कि अल्जाइमर वाला कि ये उम्र हो गया है। अरे महाशय, मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर 1950 है और इनका 1 फरवरी 1952 है, तो मोदी जी से छोटे हुए तो उम्र हो गया। वाह। अरे और ये चीज जान लीजिए, जहां तक जदयू की बात है, जदयू कभी भी संगठन कर रहा है, संगठन में काम किया हुआ है, और 2-4 आदमी निकल जाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है निकलने का। आज बीजेपी में गिर रहा है लोग, क्या स्थिति हो रहा है, बीजेपी ले रहा है। देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पाछे निकले गए ना, आज हो गए कार्य समिति में ना, राजवीर जो है शेरगिल जो है वो आज प्रवक्ता हो गए, लेकिन किसी को पूछ ही नहीं रहा है। दिल्ली पटना मुस्तफापुर दौड़ने के बाद भी बीजेपी नहीं घास दे रहा है, क्योंकि जो जिस दल में जिस आदमी ने पद प्रतिष्ठा मान सब कुछ दिया, उसके बाद भी अगर उस पद के उस पार्टी का उस नेता का नहीं हुआ आदमी, तो उसको क्या कहेंगे? और दूसरी बात कह रहे हैं कि भीतर घाट जदयू के नमस्कार नेता के प्रति जो सब लोग सम्मान के साथ जुड़े हुए हैं, ये वो लोग हो जो आज कहीं के नहीं है, न 3 में है न 13 में है, न कोई पूछा। अच्छा ये बताइए, चिराग पासवान को संजय जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, वो लेटर दिए ना कि आके प्रचार कीजिए, बाकी लोग तो कहाँ दिए? कहीं पूछे हुए हैं? कहीं अपने मन सुहावाला बने हुए हैं, बैंड बाजा बना रहे हैं कि हमारा ये खेमा बना हुआ है, हमारा ये खेमा। अरे कोई पूछ रहा है जी? सब कोई जिसके पास आधार हो उसको ना पूछा जाता है, जिसका कोई आधार नहीं है। पूछ रहा है आरसीपी सिंह को, अमित सिंह जी इनको बोल लेने दीजिए, मैं इनका एक बिंदु का जवाब हो गया। राजेश तिवारी साहब, हो गया। अब आप बिंदुवार अपना जवाब सुन लीजिए। सबसे पहले जो आप कहे कि तेजस्वी यादव भी साबित कर चुके हैं, तो जनता दल यू का बोर्ड उतार के सड़क पर रख दीजिए ना, जब तेजस्वी यादव जी को ही नेता मानना है। क्या हुआ आपके संगठन के चुनाव में? क्या हुआ? जिला अध्यक्ष के संगठन का और ब्लॉक से लेकर अब जिला तक चुनाव करवाए, तो वहां भी आप ही के नेता कहने लगे कि आरसीपी सिंह का भूख, वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। आरसीपी सिंह जी कोई लायक नहीं थे, फिर भी क्यों बेचैनी में रातों रात भाग कर गए जनता दल के साथ? फिर क्यों बेचैनी है कि आरसीपी सिंह जी के जितने नेता हैं, मैं नाम खोल दूं क्या अंडर रिकॉर्ड कि किनको फोन जाता है और किनको मैसेंजर पे और स्पेशल मैसेंजर भेजा जाता है और प्रलोभन दिया जाता है? मत कीजिए देखने का प्रयास, राजेश तिवारी साहब मत कीजिए। और जब आरसीपी सिंह जी, जब आप ये बताएं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं और आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, तो 50 लोग भी माला लेकर सड़क पे रहता है क्या? आप तो सत्तासीन पार्टी के हैं, फिर क्यों नहीं भीड़ जुटा लेते हैं?
और ना मेरे पास झंडा है, ना बैनर है, ना पार्टी है। उसके बाद कहने की बात नहीं है, पूरी बिहार की जनता देख रही है कि हजारों की जो भीड़ भारे नंगे रहती है वो भी बुलाई हुई भीड़ होती है क्या? तो अब आपके यहाँ सबसे मूल है कि आपका जो घर है 115 से गिर के 73 और 73 से गिर के आ गए 43 पे, अब कहाँ जाइएगा? अब जाइएगा 13 पे। इंतजार कर लीजिए, इंतजार करने की जरूरत है। मैं साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस अमित जी को और बाकी पैनल में बैठे जितने लोग हैं उनसे बस एक ही, तिवारी जी के लिए एक रिक्वेस्ट चाहता हूं आप में कि हम सारे एक पत्र देना चाहते हैं। जब बात अभी राजनीतिक विश्वसनीयता की हो रही थी तो हम लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक पत्र देना चाहते हैं जहां पे राजनीतिक धोखे का पर्याय नीतीश कुमार का नाम अंकित कर दिया जाए। नीतीश कुमार जी राजनीतिक धोखे का पर्याय तो है ही, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल करने के लिए हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। बस यही जोड़ना था उनके बाद। तो चलिए चंदन सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन रविकांत एक सवाल आपसे है कि AIMIM फैक्टर वहां काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। आपने बताया मुकेश सहनी ये दावा कर रहे थे कि माछ भात फैक्टर काम करेगा और माछ भात फैक्टर मुकेश सहनी यानी वीआईपी पार्टी को चुनाव जितवाएगा। माछ भात फैक्टर यानी माछ मतलब मल्लाह और भात मतलब भूमिहार। ये जो मिश्रित समीकरण है, ये 2 समीकरण है, वो मुकेश सहनी के पक्ष में जाता दिख रहा है, नहीं जाता दिख रहा है? माछ भात फैक्टर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? मल्लाह और भूमिहार वीआईपी पार्टी के साथ जाते दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कितना साथ दिया है इन दोनों जाति के मतदाताओं ने? अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ये दोनों का फैक्टर उतना ही दिखा जब तक वोटिंग नहीं हो रहा है। जैसे कि दो धड़े में हमेशा वोटिंग होती है। ऐसा बात नहीं है कि मुकेश सहनी बहुत कमजोर है या ये वो कोई बुराई की विषय नहीं है, मगर जब दो तरफ वोटिंग होगी तो आप देखे होंगे कि चिराग पासवान जी ने भी कैंडिडेट उतारा था तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, तो क्या हुआ था लोगों को पता है। तो उसी प्रकार होता है कि तीसरे उम्मीदवार पर लोगों को कम वहां पर जाएगा। हाँ, थोड़ा भौकाल टाइप का ज्यादा दिख जाता है, या बोलने में मुकेश सहनी तो अपना जीत का दावा वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर परिणाम उनके तरफ से वो पता है, उनको भी आज तक पता चल गया होगा कि क्या हमको आने वाला है। इसलिए लड़ाई इन्हीं दोनों में है। मतलब सिर्फ माहौल बनाने में कामयाब रहे। हाँ, या फिर जो उनको ड्यूटी दी गई है वो वहां पे कर रहे हैं। और नीतीश जी से चंदन सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में है हमारे साथ। चंदन जी, 20 घंटों के बाद कुर्नी के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। ये 20 घंटों के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलता हुआ या क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अभिषेक जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए। आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ, कुर्नी में बहुत जबरदस्त लड़ाई। नीतीश कुमार जी ने जो कुर्नी में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई है, किस तरीके से सरकार के ज्यादातर मंत्री कुर्नी में कैंप किए, और एक लड़ाई जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव को एक पर्सनल टच देना पड़ा, ये कहते हुए कि पिताजी जब आंख खोलेंगे तो हम उनको क्या बताएंगे। इससे ये समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण यह चुनाव हो गया है सरकार के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां कुर्नी में मेहनत किया है अभिषेक जी, और महागठबंधन ने जो किया है, इससे स्पष्ट होता है कि लड़ाई बहुत कांटे की है। अब जनता, लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है, और जनता ने वहां अपना जो मत प्रयोग है वो कर लिया है। अब तो कल ही आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा कि किसको जनता ने वहां अपना आशीर्वाद दिया है कुर्नी के विकास के लिए। तो हमको तो ऐसा लगता है अभिषेक जी कि भारतीय जनता पार्टी को वहां एक एज है। एज इस मायने में है कि एक तरफ महागठबंधन के 7 दल हैं, और 7 दल में आपसी कलह बहुत ज्यादा है। खास करके ये देखने को कुर्नी में मिला कि राष्ट्रीय जनता दल की सीटिंग सीट किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को दे दिया गया, और मनोज कुशवाहा जी के प्रति वहां जो यादव समाज का एक टसल रहता है। कहा जाता है कि मनोज कुशवाहा जी बहुत इगोस्टिक हैं, वहां पर लोकल जो हम लोग को फीडबैक मिला, और यादव समाज को मनाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक इमोशनल टच दिया।
और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो एक प्रभावर नेता है नित्यानंद राय जी ने कैंप किया और किस तरीके से यादव समाज में डिवीजन कराने में कामयाब रहे। वही मनोज कुशवाहा के प्रति जो एक इनका जो महागठबंधन में जो एक इनके प्रति एक जो पूरा भाव था, इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी ने भरसक उठाने का प्रयास किया है। दलित महादलित वोट में डिवीजन नहीं होने दिया। मुकेश सहनी ने जो एक भरसक प्रयास किया कि वहां पर नीलाभ कुमार को एक सवर्ण समाज से लाकर और एक वोट में डिवीजन करा दिया जाए, उसमें भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी टोटल पैकेज में अगर देखिएगा कि दलित महादलित का वोट मिल रहा है, कुशवाहा में सम्राट चौधरी की भूमिका बहुत जबरदस्त रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो एनडीए को मिल रहा है। यादव समाज में कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन करा दिए और सहनी समाज 3 पार्ट में ये वोट बटा। मुकेश सहनी की तरफ अनिल सहनी वहां लगातार विरोध कर रहे थे और जो अजय निषाद है, नहीं अनिल सहनी को तो अनिल सहनी से जो नुकसान होना था उसका डैमेज कंट्रोल तो किया, अनिल सहनी को मनाया आरजेडी ने। देखिए जब पॉलिटिकल पार्टी में खास करके हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं अभिषेक जी, एक बार मन में घुस गया, जैसे देखिए यादव समाज एक ऐसा समाज है जो कि आरजेडी का वोटर है, सपोर्टर है, वॉलंटियर है। ये सर फुटवा जाएगा बूथ पे लेकिन हटेगा नहीं। अगर इस समाज को वहां पर जो कि इस समाज से जिसके 36 का आंकड़ा है उसी को आप प्रत्याशी बनाते हैं गठबंधन के सहयोगी बनकर, और महागठबंधन के 2 प्रत्याशी इससे पहले मोकामा में और गोपालगंज में लड़े और मुख्यमंत्री वहां पर प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का एक खास वोट बैंक है, पंचफोरवा कहा जाता है उसको, इसी तरह का कोई शब्द है जी। ठीक है, जल्दी राजेश तिवारी मोकामा में सुन लीजिए इसके बावजूद मोकामा में 2020 का देखिए रिजल्ट और कितने वोट मिले, उससे महज 1000 वोट ही सरप्लस कर पाए मुख्यमंत्री की पार्टी। तो इनका अपना वोट बैंक सक चुका है। ठीक है, और राजेश तिवारी साहब के सामने मुख्यमंत्री की जो अहमियत ये भी खत्म हो चुका है, ये खुद महागठबंधन के नेता मानते हैं। मैं जहां से देख रहा हूँ ठीक है चंदन सिंह जी, थोड़ा वक्त की थोड़ी कमी है। राजेश तिवारी साहब, आप लोगों की दिक्कत यह भी है कि देखिए बिहार में अब तक एक स्थापित गणित है कि लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का जो दाव पेच है वो काम नहीं करता। लेकिन नहीं, ठीक है, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए राजेश। गोपालगंज में बताइए, मोकामा और गोपालगंज में बताइए ना, कहाँ देखने को मिला? आप बोल रहे हैं कि दोनों साथ में आ जाते हैं तो देखने को मिलता है, कहाँ? सवाल तो पहले चंदन सिंह जी सुन लीजिए, सवाल तो पूरा कर लेने दीजिए। आप तो चले ही गए, राजेश तिवारी साहब चले ही गए, उनका तो संपर्क ही बार बार टूट जा रहा है। अब इतना सब मिलके सब इतना टूट पड़िएगा तो बेचारा एक और जदयू के प्रवक्ता लाएंगे। राजेश तिवारी जी तो यह भी पूछ लीजिएगा कि मर्जर कब कर रहे हैं? अभिषेक मर्जर का सवाल तो तब से होगा। चले नीतीश जी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, कमेंट लेंगे मयंक मौली साहब। ये जो देखिए नीतीश जी के पास उतना अभिषेक है ना, ठीक है, यह भी चुनौती है मयंक मौली साहब की एक स्थापित गणित है बिहार में कि लालू नीतीश साथ आ जाते हैं तो फिर बैलेंसिंग फैक्टर है, नीतीश कुमार पलड़ा भारी हो जाता है उस खेमे का जिसके साथ वो चले जाते हैं। अगर यहाँ जेडीयू के पक्ष में ये सीट नहीं जाती है, जेडीयू के खाते में ये सीट नहीं जाती है तो ये तिलिस्म टूटा हुआ माना जाएगा कि नहीं? अब वैसी बात नहीं है, तिलिस्म टूट गया है लालू नीतीश की दोस्ती का। अरे वो दौर चला गया, वो 2015 का दौर था और आज लगभग हम लोग बैठे हैं लगभग 8 साल होने के बाद 7 साल। नहीं, अगर ये सीट जेडीयू के खाते में आती है तो मानेंगे कि तिलिस्म बचा हुआ है। जदयू के खाते में कहाँ आने वाली तिलिस्म क्या है सर? तिलिस्म, हाँ, मैं तिलिस्म सब पे बिल्कुल आप पे जोड़ूंगा। तिलिस्म वो है जहाँ सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया गया है उन 9 जो कहिए कि जो पोलिंग बूथों पे, उस तिलिस्म की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। उसके अलावा कोई तिलिस्म नहीं। ठीक है, तो रविकांत आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी बता ही रहे थे कि नीतीश कुमार जी, ठीक है, नीतीश जी का ये उनके चेहरे पर जाइए, 2005 से 2020 तक अब तक नीतीश कुमार के कार्यकाल में बहुत कमियां हैं, ये हम खुद ही रोज गिनाते हैं।
मगर आप एक चीज देखिए, 2005 से 2020 तक नीतीश कुमार जब भी लगा कि ये डूबेंगे तो ये क्लियर मैंडेट में आए हैं, ये इनका एक पॉजिटिव रहा है, इसको नकार नहीं सकते। और हाँ, 2020 विधानसभा में वो एक ऐसा फैक्टर था कि लोजपा ने भाजपा बन के जो लड़ा उसका वरना वो 43 पर नहीं रुकते। नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है, मगर उतने कमजोर नहीं वो हुए हैं जितने कि हम लोग कहीं भी बैठ के बोल देते हैं, वो उतने कमजोर नीतीश। जी ठीक है रविकांत, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्नी के नतीजे कल आने वाले हैं और इसीलिए इस सवाल पर हम बातचीत भी कर रहे थे इस वक्त कि आखिरकार कुर्नी में क्या होने जा रहा है, बिहार की राजनीति में क्या बदलने जा रहा है, बिहार की राजनीति में 20 घंटों के बाद क्या होने जा रहा है। और राजनीतिक मेहमानों से बातचीत हुई, रविकांत से बातचीत हुई, लंबा वक्त कुर्नी में इन्होंने बिताया है और लगातार हम ये समझने की कोशिश कर ही रहे हैं कुर्नी में क्या होने जा रहा है। कुछ घंटों तक ही ये कोशिश हम कर पाएंगे क्योंकि कुछ घंटों के बाद तो नतीजे ही सामने आ जाएंगे और आज की रात के बाद जब सुबह होगी तो सुबह के तकरीबन 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए कुर्नी में क्या होता है। कुर्नी के नतीजों से बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला जरूर है, भले सरकार की सेहत पर कोई असर न पड़ने वाला हो। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।